है। छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आना, प्रदेश में आदिवासी सीएम का होना और धर्मांतरण पर बैक टू बैक बयान, क्या है 2024 चुनाव का कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन नहीं चलेगा। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए। हमारे भोले भाले आदिवासी को भड़का करके दवाई के नाम से, सेवा के नाम से बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। 2024 चुनाव के रण से पहले धर्मांतरण का सियासी खेल शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मंगलवार को छत्तीसगढ़ में एंट्री हुई। आते ही उनके बयान ने प्रदेश में हलचल मचा दी है। अब छत्तीसगढ़ में भी बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय भी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में उनसे भेंट करने पहुंचे और बीजेपी के दिग्गज दिलीप जूदेव को याद करते हुए घर वापसी पर बड़ा बयान दे दिया। जसपुर सुरक्षित है, अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए, तब हम लोगों का जिला बचा है। दोनों दिग्गजों के बयान आने के बाद इस आग में घी डालने का काम कांकेर सांसद के बयान ने कर दिया। तो इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी कोरी बयानबाजी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से कोई निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है, तो धर्मांतरण पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते। कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के आरोप बीजेपी लगाती रही, तो रमन सरकार में सबसे ज्यादा चर्च का आरोप कांग्रेस मढ़ती रही। 2024 चुनाव के पहले बीजेपी का धर्मांतरण का मुद्दा उठाना गहरे मायने लेकर आया है। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बेल्ट में ये मुद्दा गहरा असर डालेगा, लेकिन तमाम सियासत के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री घर वापसी पर एक और सलाह दे गए। घर वापसी के बाद में जो समाज स्वीकार नहीं करता, ये सबसे बड़ी भूल है। देखो, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। कोई बेटा, किसी माँ बाप का बेटा जब चला जाता है, वो वापस आ जाता है, तो माता पिता उसी प्रकार स्वीकार कर लेते हैं जैसे बचपन में करते थे। उसी प्रकार प्रत्येक समाज को हमारी शिक्षा है और हमारी गुरु होने के नाते आज्ञा है, उन्हें उसी प्रकार से उनको स्वीकार करो। वो अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहें। इसीलिए प्रत्येक समाज को पूर्ववत की तरह स्वीकार करना चाहिए। कुल मिलाकर आदिवासी सीएम का प्रदेश में होना और आदिवासी मुद्दे का 2024 चुनाव से पहले उठना कई समीकरण लेकर आया है। अब देखना होगा कि जनता पर यह क्या असर डालता है। गौरव शुक्ला के साथ टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं छत्तीसगढ़ में जारी धर्मांतरण की सियासत पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी सामने आया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दूसरे धर्म में जाने से हम रोक क्यों नहीं पाए। जितने भी धर्मांतरण हुए हैं या अन्य धर्म का उदय हुआ है, कहीं ना कहीं उसका मूल में हिंदू धर्म रहा है। तो क्या कारण है? आपने क्यों उस लोगों को सहेज के नहीं रखा? सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की भावना रहती तो कौन दूसरे धर्म में जाते? आप लोगों के साथ पक्षपात करोगे, आप लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करोगे, तो उनकी भावना को तो ठेस लगना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब लोकसभा की तैयारियों में जुटी है। 11 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी ने सभी सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा है। नेताओं को जिम्मेदारियां देने के साथ अब मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी उत्साहित है तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक रणनीति बनाने में जुटी है। 11 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ बीजेपी के तीनों क्लस्टर की बैठक हुई,
जिसमें प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक के साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अमर अग्रवाल का कहना है कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि जनता के बीच कैसे जाना है। 11 लोकसभा को 3 क्लस्टर में बांटा है और आज तीनों क्लस्टर की बैठक करके हमने आगामी लोकसभा में हम प्रभावी रूप से जनता के बीच में कैसे जाएं, उसकी विस्तृत चर्चा की। वहीं बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। पार्टी ने जिन्हें मंत्री बनाने लायक नहीं समझा, उन्हें क्लस्टर प्रभारी बनाकर सिर्फ बैठक खेल रहे हैं। जिस प्रकार से भाजपा के 9 सांसद छत्तीसगढ़ के हैं, उसके निष्क्रियता से जनता के मन में जो आक्रोश है और जो वादा खिलाफी केंद्र की सरकार ने बीते 10 वर्षों से जनता के साथ किया है, इससे भाजपा के खिलाफ माहौल है और इसीलिए लोकसभा के चुनाव पर जो भाजपा बैठक करती है उससे कोई परिणाम नहीं आने वाले हैं। दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी जहां 11 सीटों पर जीत के इरादे से मैदान में उतर चुकी है, तो कांग्रेस तंज कस रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस को 24 में संजीवनी मिलेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चौबीस जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिसने कांग्रेस के 24 को जीतने के सपने को बड़ा झटका दिया है। सुबह की शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान से हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर दिए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लिहाजा अब बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी हुई थी। और ये वो 2 सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने 2019 में जीता था। यानी अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। 2019 में टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी ने 18 पर कब्जा जमाया था। बंगाल से उठी ये चिंगारी दोपहर होते होते पंजाब तक पहुंची, जो इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम 13 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 हो सकता है। कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। पंजाब में फिलहाल कांग्रेस की 8 सीटें हैं, अकाली दल और बीजेपी के पास 2-2 सीटें हैं, तो आम आदमी पार्टी का 1 सांसद है। लेकिन फिलहाल पंजाब में आप की सरकार है, लिहाजा आम आदमी पार्टी किसी बंटवारे के मूड में नहीं दिखती। इसके अलावा बिहार में भी जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश में क्या समीकरण बन रहे हैं। कांग्रेस जहां नपे तुले अंदाज में अपनी बात कर रही है, तो बीजेपी इंडिया गठबंधन को लेकर तंज कस रही है। इंडिया जो गठबंधन I.N.D.I.A. ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडी गठबंधन है, ये अहंकारी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है। और आप लोग ने स्वयं देख लिया, आप सब लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। एक तरफ राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अखंड भारत और एक आत्मनिर्भर भारत की स्थापना हो रही थी। दूसरे तरफ असम में लाठियां और पत्थर चल रही थी। ये इनका भारत जोड़ो यात्रा है। 2024 को लेकर बीजेपी जहां बड़े लक्ष्य के साथ
आगे बढ़ रही है तो विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के सहारे बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में हैं। लेकिन गठबंधन में शामिल पार्टियों की सीट शेयरिंग के मामले में एक दूसरे से पटरी नहीं बैठ रही। अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम का राग छेड़ा है। दिग्गी ने डेमो के साथ बताया और साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से एफआईआर की मांग की तो साथ ही ये भी पूछ लिया कि क्या कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे। राजधानी भोपाल में चल रही इस वोटिंग का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये डेमो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये बताने के लिए कराया कि वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। शुरू से लेकर आज तक 2003 से लेकर आज तक चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? हमारी मांग जो है हमारे संविधान के अनुसार है और माननीय उच्चतम न्यायालय का ये फर्ज बनता है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है। शपथ उन्होंने ली है संविधान की। प्रजातंत्र, लोकतंत्र अगर इसी पे हुआ तो 2024 के बाद लोकतंत्र नहीं रहेगा, भारतीय संविधान नहीं रहेगा। मैं इसको दावे के साथ आज 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद दिग्गी ने एक बार फिर ईवीएम का राग छेड़ा। निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी आरोप लगाए। हालांकि दिग्गी ये भी कहते नजर आए कि उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दिग्गी का समर्थन किया। 2-4% का स्विंग तो सामान्य हम मानते हैं, 10% तक ठीक हो जाएगा, लेकिन 25 और 30% स्विंग कभी हुआ है चुनाव में? अब मैं तो चूंकि इस बात को कहता आया था, मेरी दिक्कत यह है कि जब भी मैं एक बात कहता हूं आप भी भरोसा नहीं करते, मेरी पार्टी भी कई बार भरोसा नहीं करती, लेकिन नकलता मेरी बात सही है और वही हुआ। मुझे कई वर्ष लग गए मेरी पार्टी को भी समझाने में कि इसमें खेल हो रहा है। इधर दिग्गी की ईवीएम राग पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए एफआईआर की बात कही तो ये सवाल भी पूछ लिया कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो क्या कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। कि कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहाँ नहीं था, ईवीएम नहीं थी, कर्नाटक में काहे से वोट डला? तो वहाँ की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? विपक्षी एकता के मुद्दे के बीच कांग्रेस से दिग्विजय सिंह ही पूरी ताकत से ईवीएम का मुद्दा उठाते रहे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग निष्पक्षता को लेकर सामने आता है या फिर बीजेपी की मांग पर दिग्गी पर एक्शन लेता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने की तैयारी भी कर ली है। पार्टी आईआईटी, आईआईएम ग्रेजुएट्स युवाओं को शामिल करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी युवा नेतृत्व में यंगस्तान पर फोकस कर रही है। युवा वोटर्स को जोड़ने के पीछे क्या है वजह, इस खास रिपोर्ट में देखिए। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये पंक्तियां राजनीतिक फलक पर भी सटिक बैठती हैं। यही वजह है कि मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी पार्टियों की नजर यूथ पर ही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां यूथ को साधने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स ही हार और जीत तय करने का मादा रखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5,39,00,000 मतदाता, 18 से 29 साल के मतदाता 18,86,000, 18 से 39 वर्ष तक के मतदाताओं की संख्या 2,83,00,000। कुल मिलाकर करीब 52% युवा वोटर्स। 22 लाख से ज्यादा
पहली बार के वोटर्स। आंकड़े बताते हैं कि युवाओं के दिल से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरेगा। कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों का आंकड़ा बढ़ाने के लिए युवाओं पर ही फोकस कर रही है। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवाओं को कमान सौंपी गई। इसके साथ ही कई कार्यक्रम भी युवाओं को लेकर किए जा रहे हैं। युवाओं को जोड़ने तैयार किए जा रहे युवा चेहरे, युवा चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति। लोकसभा चुनाव में युवाओं को दिए जाएंगे टिकट। युवाओं और वरिष्ठों के बीच होगा समन्वय। गांव-गांव, शहरों में युवाओं से संवाद करेगी पार्टी। इधर बीजेपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। बीजेपी को पता है कि 23 की जीत में युवाओं का बड़ा हाथ है, लिहाजा 23 जीतने के बाद से ही पार्टी 24 के लिए भी युवाओं को साधने में ही जुट गई है। पहली बार वोट करने वाले युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। बीजेपी यूथ विंग चलाएगी घर घर अभियान। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए पंजीकरण शिविर। युवा मतदाता भारत के भाग्य विधाता कार्यक्रम। बीजेपी का कहना है कि युवा भारत का विचार है। युवा वहां जाएगा जहां राम के दर्शन होंगे, जहां तिरंगे और संस्कृति का सम्मान होगा, जो देश और संस्कृति को जोड़ने का काम करेगा। युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा। इधर कांग्रेस का कहना है कि वो पीढ़ी परिवर्तन के पक्षधर है। चुनाव में पार्टी नए चेहरों को जिम्मेदारी देगी। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने सिर्फ युवाओं को ठगने का ही काम किया है। युवा भारत का विचार है। आज़ादी के जंग से लेकर आज दिनांक तक का भारत का इतिहास बताता है। युवा को जो संस्कृति भाएगी, जो सभ्यता भाएगी, वो अपने देश धर्म से जो जोड़ने का प्रयत्न करेगा, युवा वहाँ जाता है। युवा वहाँ जाएगा जहाँ उसको राम के दर्शन होंगे, और युवा वहाँ जाएगा जो भारत के तिरंगे को दुनिया में सम्मान दिलाएगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, वह बात जरूर नए चेहरों की कर रही है, युवाओं की कर रही है, मगर युवाओं को ठगने वाली पार्टी भी तो यही है। 23 में युवाओं ने बीजेपी का साथ दिया, तो अब कांग्रेस युवा नेतृत्व के सहारे बीजेपी के युवा वोटर्स में सेंध लगाने की तैयारी में है। लेकिन देखना होगा कि युवा 2024 में बीजेपी के साथ रहेगा या फिर कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए कुछ और पॉलिटिकल खबरें।